एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल VN फार्मा लेक्चर्स में। आज मैं आपका जो पहले लेक्चर का रिमेनिंग पार्ट था प्रिस्क्रिप्शन का, उसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ, कवर करने जा रहा हूँ। उसमें आपका जो पार्ट कवर करने जा रहा हूँ, कॉमन लैटिन टर्म्स यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन। कौन कौन से जो कॉमन लैटिन टर्म प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ किए जाते हैं वो, प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग कैसे की जाती है, प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग में क्या क्या एरर आ सकते हैं वो चीज़ें, और लास्ट में मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कि आज के जो मॉडर्न मेथड है प्रिस्क्रिप्शन लिखने का वो क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉमन लैटिन टर्म यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन। इसमें मैं कुछ एब्रीविएशंस लिखा हुआ हूँ, उनके मीनिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपको अक्सर प्रिस्क्रिप्शंस में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ कैप्स का मीन्स कैप्सूल, क्रेम का मीन्स क्रीम, emulsion, INJ stand for injection, LIQ stand for solution, LOT lotion, SYR syrup, MIST mixture, TAB tablet, PULV powder, GTT drop, UNG ointment। ये आपके एब्रीविएशंस हैं लैटिन वर्ड्स के, जिनका यहाँ पे आपको इंग्लिश मीनिंग दिया हुआ है। जैसे अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन पे AC मिलता है, इसका मतलब होता है बिफोर फूड, खाने से पहले आपको ये लेना है। अगर आपको किसी मेडिसिन के आगे AJ लिखा हुआ मिलता है मीन्स बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी कि नाश्ते से पहले आपको ये लेना है। AM मीन्स बिफोर नून, मतलब दोपहर से पहले। AP मीन्स बिफोर डिनर। ANT मीन्स बिफोर। स्टैट मीन्स इमीडिएटली। ये स्पेशली आपको इंजेक्शन के केस में, इन द केस ऑफ इमरजेंसी आपको जो भी इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया जाता है उसमें स्टैट 5 ml स्टैट 3 ml स्टैट 10 ml जो भी लिखा रहता है उसका लिए स्टैट लिखा रहता है। उसका मतलब होता है कि आप इसको इमीडिएटली दें। TID मीन्स 3 times डेली। सिमिलरली QID मीन्स 4 times डेली। TDS टू बी टेकन 3 times डेली एंड QDS मीन्स टू बी टेकन 4 times डेली। मतलब TID मीन्स 3 बार दिन में लेना है इसको, और QID मीन्स दिन में 4 बार इसको लेना है। उसके बाद हम बात करेंगे H अगर लिखा हुआ है स्मॉल में तो उसका मतलब होता है आवर्स, एंड डबल स्मॉल S अगर लिखा हुआ है तो ये इसका मतलब होता है हाफ, एंड स्मॉल B रिप्रेजेंट्स इन द इवनिंग, शाम के टाइम में लेना है। इसी तरीके से AQ एब्रीविएशन कहीं आपको दिखता है उसका मतलब होगा वाटर। AQ बुल अगर दिखता है मीन्स बॉइलिंग वाटर। इफ यू फाउंड द एब्रीविएशन B इट मीन्स ट्वाइस, मीन्स 2 बार। BID एंड BD का मीन्स मतलब होगा आपका ट्वाइस डेली, मतलब दिन में 2 बार। HD और HS एट द बेड टाइम मीन्स सोते समय। IC मीन्स बिटवीन मील्स, खाने के बीच में। SOS मीन्स इफ नेसेसरी। स्पेशली जो आपके NSAID मीन्स जो पेन किलर्स होते हैं उस केस में आपको SOS प्रिस्क्रिप्शन पे बहुत बार देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है कि जब आवश्यकता हो तभी लें। ठीक है, ये कुछ एब्रीविएशंस थे जिनका आपको इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ था, जो कॉमन लैटिन एब्रीविएशंस यूज होते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि थोड़ा सा आपको ये प्रिस्क्रिप्शंस में मिलते हैं और इसकी जानकारी आपको चाहिए होती है, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको बस खाली जनरल आपको पढ़ना है। बहुत ही सिंपल टर्म्स आपको पता होना चाहिए, जैसे OD क्या होता है, दिन में एक बार, वंस अ डे। TID, BID, SOS, कुछ जनरल आपके लैटिन टर्म्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका बहुत रिपीटेड पूछा जाता है D फॉर्म में स्पेशली। तो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के 4 मेजर पार्ट को इसको में डिवाइड किया गया है। पहला रिसीविंग, प्रिस्क्रिप्शन कैसे रिसीव करना है, रीडिंग एंड चेकिंग, एंड देन आफ्टर कलेक्टिंग एंड वेइंग ऑफ द मटेरियल, आफ्टर दैट कंपाउंडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो एक एक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिसीविंग। पहली चीज, जब आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल रहा है पेशेंट का, तो उसको लेने के बाद आपको कोई ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देना है पेशेंट के सामने
कि उसको लगे कि इनको कुछ कंफ्यूजन हो रही है प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने में, या कुछ ऐसी मेडिसिन तो नहीं लिखी गई है जिसकी वजह से मुझे इस तरीके से देख रहे हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन लेते वक्त अपना फेशियल एक्सप्रेशन हमेशा अच्छा रखना है और प्रिस्क्रिप्शन को अपने काउंटर के पास लाके फिर आगे के प्रोसेस को फर्दर प्रोसीड करना है, जो कि क्या है, रीडिंग एंड चेकिंग। फिर उसको हमको थॉरली रीड करना है कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, कहीं किसी स्पेलिंग में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, और जो कंटेंट लिखा गया वो पढ़ने में आ रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपको उसमें मिसमैच हो रहा है या चीज़ों में प्रॉब्लम फील हो रही है। अगर इन केस आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फील होती है उसको पढ़ने में, उस केस में आपको क्या करना है, आपके कलीग जो फार्मासिस्ट रहेंगे उनसे कंसल्ट करेंगे, और अगर आपको वो भी नहीं कंसल्ट कर बता पाते हैं कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है, तो आप टेलीफोनिकली प्रिस्क्राइबर यानी कि जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया रहेगा आप उससे कंसल्ट करेंगे, बट अपने मन से उसको कुछ भी ऐड ऑन करके नहीं देंगे, अपने मन से कुछ नहीं सोच लेंगे कि ये लिखा होगा, आप उस चीज़ को क्लियर ही करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा उसके बाद कलेक्टिंग एंड वेइंग ऑफ द मटेरियल। ये उस टाइम की बात हो रही है जब हम कंपाउंडिंग करते थे। अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग में कि अभी तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। कंपाउंडिंग मतलब एक तरीके से ना के बराबर के ख़त्म ही हो गया अभी ट्रेंड से। तो कंपाउंडिंग के टाइम में क्या होता था, मटेरियल्स अलग अलग मटेरियल मिला के बनाया जाता था एक फॉर्मुलेशन और उस पेशेंट को दिया जाता था। ये उस टाइम की बात है। तो कलेक्टिंग एंड वेइंग ऑफ मटेरियल पे हम आ जाते हैं। कलेक्टिंग ऑफ वेइंग ऑफ मटेरियल, इसमें हम जो भी आपका कंटेंट लिखा रहेगा प्रिस्क्रिप्शन में, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो जो ड्रग लिखी हुई है उसका कैसे कौन कौन सी ड्रग लेनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस ड्रग को देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग है, उनको सेल्फ से निकालेंगे। निकालते वक्त हम उसको वेरीफाई करेंगे कि जो ड्रग इसमें लिखी हुई है प्रिस्क्रिप्शन में वही ड्रग निकाल रहे हैं। फिर उनको हम जो ड्रग निकालेंगे उनको हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, बैलेंस में। मान लीजिए आपका ये बीच में बैलेंस है और इस पे वेट करना है आपको, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ड्रग्स होना चाहिए। और आफ्टर वेइंग उसको क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड पे रखते जाएंगे जो जो वेट होता जाएगा। और इस प्रक्रिया में हमको 3 बार ड्रग को वेरीफाई जरूर करना है। एक जब सेल्फ से निकालेंगे, दूसरा वेइंग के टाइम में, और तीसरा सेल्फ में रखते वक्त। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सेल्फ से निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे बैलेंस के। आफ्टर दैट बैलेंस पूरा क्लीन होना चाहिए। एवरी वेइंग के बाद में क्या करेंगे, मटेरियल को हम, जैसे मान लीजिए 3 कंटेंट है, तो पहला कंटेंट हमने वेट किया, पहला ड्रग वेट किया। वेट करने के बाद उस अपना जो भी ड्रग रहेगा उसको राइट हैंड साइड में रखते जाएंगे, और उस कंटेनर को एक तो हम पहले लाए जब सेल्फ से उस समय वेरीफाई किए, जब वेट किए तब वेरीफाई किए, और जब वेट करने के बाद रखने गए तब भी वेरीफाई किए कि वही ड्रग है ना जो प्रिस्क्राइब की गई है। तो इस तरीके से हर एक मेडिसिन को, हर एक ड्रग को वेट करने से पहले वेरीफाई करेंगे, वेट करते वक्त वेरीफाई करेंगे और रखते वक्त वेरीफाई करेंगे। 3 स्टेप में इसका वेरिफिकेशन होना नेसेसरी है, जिससे कि कोई भी एरर इसमें ना हो। तो फिर ऐसी प्रोसेस के थ्रू आप उसके सारी ड्रग्स को वेट करेंगे, और वेट करने के बाद उसका जो भी फॉर्मुलेशन दिया रहेगा कि उसको पाउडर फॉर्म में देना है मिक्स करके, या फिर उसका सस्पेंशन बनाना है, सिरप बनाना है, इमल्सन बनाना है, जो भी बनाना है आप उस तरीके से उसको कंपाउंड करेंगे। आफ्टर दैट आ जाएगा आपका कंपाउंडिंग, पैकेजिंग एंड लेवलिंग। तो कंपाउंडिंग की बात मैं कर रहा था कि उसको कंपाउंड करेंगे। कंपाउंड करना मतलब कैसे, कि उसको पाउडर फॉर्म में दे देना है तो ट्राइचुलेट कर देंगे सबको मिला के मोटर पेस्टल में, और उसको पाउडर फॉर्म में दे देंगे। या फिर उसका इमल्सन बनाना है तो उसके लिए बेस की जरूरत होगी। मान लीजिए वो वाटर सॉल्युबल है तो वाटर में उसका जो भी अमाउंट होगा वो डाल के उसको डिसॉल्व करके सुटेबल कंटेनर में पैक करेंगे, और पैक करने के बाद पेशेंट को डिस्पेंस कर देंगे। हाँ, उसमें एक बहुत मेजर चीज लेबलिंग बहुत प्रॉपरली जरूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट लेवल को देखता नहीं है और उसको वो इफेक्ट जो ड्रग का मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है और वो सस्पेंशन ले रहा है, तो सस्पेंशन नॉर्मली क्या होता है कि प्रिपरेशन के बाद में अगर आप उसको रख दोगे तो रखने के बाद क्या होता है, वो सेटल डाउन हो जाता है उसका,
जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। और मान लीजिए पेशेंट ने खोला और उसने डायरेक्टली बिना सेक किए ले लिया, तो क्या होगा कि आपका जो ड्रग का यूनिफॉर्म ड्रग आपका जो उस 5 ml या 10 ml जो भी लेना होगा कंटेंट उसमें आना चाहिए, वो नहीं आएगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ड्रग होगी बॉडी के अंदर में वो नहीं पहुंचेगी। इसके लिए उसमें जब भी आप इमल्सन प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, सेक वेल बिफोर यूज। इसी तरीके से कंपाउंडिंग के बाद जो पैकेजिंग करेंगे, पैकेजिंग के ऊपर लेबलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में। तो ये आपका ओवरऑल पार्ट हो जाता है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में। और इसमें जो सबसे ज्यादा प्रिकॉशन की चीज है, जो कि मैंने बार बार आपको रिपीट किया है, वेइंग के वक्त वो 3 बार वेरीफाई करना है। जब सेल्फ से निकाला आपने, वेट किया बैलेंस पे, और लास्ट में जब सेल्फ में रखने गए उस ड्रग को, तो यहाँ पे 3 स्टेप का वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। और हर स्टेप के बाद में आपका बैलेंस क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि क्या होगा कि अगर आपका कंपाउंड मिक्स होता जाएगा, मान लीजिए ड्रग मिलता जाएगा, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ड्रग के बीच में इनकम्पैटिबिलिटी होती है और वो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा उस कंडीशन में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के में क्या क्या पॉसिबल एरर आ सकते हैं वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसके मैं कुछ पॉइंट्स लिख रखा हूं, जैसा कि पहला एब्रीवेशन, नेम ऑफ ड्रग, स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन, एंड देन कम्युनिकेशन फेल्योर, dosage form of the drug prescribed, dose, instruction to the patient and incompatibilities। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एब्रीवेशन से। एब्रीवेशन जहां तक प्रिस्क्रिप्शन पे ना यूज किया जाए, अगर यूज किया जाए तो प्रॉपर एब्रीवेशन यूज किया जाए, जिससे क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। जैसे मान लीजिए कोई एब्रीवेशन यूज कर लेता है SSKI। अब SSKI को आप क्या अंडरस्टैंड करते हो? मान लीजिए कोई इसको समझता है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। अगर आप इसको, ये सही एब्रीवेशन है, अगर यही लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन में तब तो ठीक है। अगर मान लीजिए इसको कुछ और उन्होंने कोड की कुछ और एब्रीवेट करके लिखा हुआ है, तो इस केस में गलत फॉर्मुलेशन बनने के चांस हो जाएंगे, गलत चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी और पेशेंट को गलत ड्रग डिलीवर हो जाएगी, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए एब्रीवेशन को अवॉइड करना है। और एब्रीवेशन अगर लिखा हुआ होता है तो वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेम ऑफ द ड्रग। ड्रग का नाम, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन। बहुत ही सिमिलर नाम लग रहा है। अगर आपने पढ़ने में थोड़ी सी गलती की तो डिजॉक्सिन की जगह डिजिटॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन की जगह डिजॉक्सिन दे सकते हैं। तो हमेशा ड्रग का नाम बार बार रिपीटेडली पढ़ना है, और प्रिस्क्रिप्शन के दौरान ये गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सिमिलर नाम के स्पेलिंग होने की वजह से थोड़ा सा मिस्टेक होता है, और जो ड्रग देना होता है उसकी जगह पे दूसरा ड्रग दे दिया जाता है। नेक्स्ट हो जाता है स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन। बहुत बार क्या होता है कि आपका स्ट्रेंथ मेंशन ही नहीं होता है प्रिस्क्रिप्शन में, आपका स्ट्रेंथ लिखा ही नहीं, बस डायरेक्ट लिख दिया पैरासीटामोल। अब वहां पे आपको ये नहीं करना है कि ये पैरासीटामोल लिखा है तो हम खुद का दिमाग यूज करें और उसको बोल दें कि नहीं आप 500 mg पैरासीटामोल उसको दे दें। ऐसा आपको नहीं करना है, वो प्रिस्क्रिप्शन इनवैलिड माना जाएगा अगर उसमें स्ट्रेंथ नहीं लिखी है। उसके लिए आपको प्रिस्क्राइबर से कंसल्ट करना है और उससे पूछना है कि यहाँ पे क्या इसकी डोज होगी, कितना डोज, क्या इसकी स्ट्रेंथ होगी, क्या इसकी स्ट्रेंथ होगी, किस स्ट्रेंथ में इसको देना है। अपने मन से आपको कोई भी स्ट्रेंथ उठा के नहीं देनी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कम्युनिकेशन फेल्योर की बात करते हैं। कम्युनिकेशन फेल्योर में मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे बहुत सारी मेडिसिन क्या होती हैं, आपको लेनी mg में थी, वेट करते वक्त आपने क्या किया, ध्यान नहीं दिया, mg की जगह ग्राम में ले लिया। अब डोज कितने टाइम्स हाई हो जाएगा, या फिर ग्राम में लेना था आपने mg में ले लिया तो बहुत टाइम्स डोज लो हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी इन रिस्पेक्ट ऑफ डोज। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब। एक ही ड्रग के बहुत सारे डिफरेंट डोजेस फॉर्म आते हैं। उस केस में अगर आपने डोजेस फॉर्म नहीं लिखा, मान लीजिए पैरासीटामोल देना है किसी पेशेंट को, अब
अगर सिर्फ पैरासीटामोल लिखा है, क्या देना है उसका, सिरप देना है, टैबलेट देना है, इंजेक्शन देना है, ये चीज क्लियरली मेंशन होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन में। अगर नहीं है तो वहाँ पे भी एरर के चांस हैं। मान लीजिए पेशेंट को रिक्वायर्ड है पैरासीटामोल का इंजेक्शन, आप उठा के टैबलेट दे दो या सिरप दे दो या उसका सस्पेंशन दे दो, तो उस केस में गलत जो है प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग मानी जाएगी उसको, और वो गलत क्या नाम है डोज उसको, ड्रग गलत डोजेस फॉर्म उसको डिलीवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डोज की बात करते हैं। डोज में एक एग्जांपल मैंने देख रखा है, एसआर डोजेस फॉर्म मींस सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म। सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म में क्या होता है, कई बार गलती से प्रिस्क्रिप्शन लिखते वक्त सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म को टीआईडी या बीआईडी करके प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। उस केस में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म होती हैं वो वंस अ डे ही दी जाती हैं। तो उस केस में आपको वेरीफाई करना है कि सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म अगर लिखा हुआ है तो इट शुड बी ओडी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट। अब मान लीजिए पेशेंट का इंस्ट्रक्शन अगर आपने नहीं लिख रखा है, उसमें सिर्फ लिख दी कि ये फलाना ऑइंटमेंट या फिर फलाना इमल्सन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को पता ही नहीं कि उसको लगाना है कि क्या करना है, पीना है, तो गलत एडमिनिस्ट्रेशन डोज का ना हो, उसके लिए पेशेंट के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई अप्लाई करने वाला बाहर है तो उस पर साफ साफ लिखा होना चाहिए कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। अगर आप उस पर नहीं मेंशन किए और पेशेंट ने गलती से उसको उठा के पी लिया तो उसका जो इफेक्ट होना था उसकी जगह उसको साइड इफेक्ट अलग से हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इनकम्पैटिबिलिटीज की बात करते हैं। बहुत टाइम में क्या होता है कि पेशेंट को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो क्या करता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, टेट्रासाइक्लिन का इनकम्पैटिबिलिटी होता है मिल्क के साथ में, तो वो पेशेंट को प्रॉब्लम कॉज कर देता है और वो उस चीज़ को नहीं पता चलता है। तो कभी भी किसी भी पेशेंट को आप टेट्रासाइक्लिन अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन में दिखता है तो उसको इंस्ट्रक्शन जरूर देना है कि आप इस मेडिसिन को लेने के बाद मिल्क ना लें। अगर आप मिल्क लेते हो तो आपको ये ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगा या आपके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इसके साथ में मिल्क ना लें। तो इंस्ट्रक्शन उसको इनकम्पैटिबिलिटी का आपको देना ही देना है। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। आज का दौर प्रिस्क्राइबिंग का क्या है, पहले जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि कंपाउंडिंग और पैकेजिंग और लेबलिंग ये सब चीज़ें होती थी। आज का टाइम क्या होता है, रेडी टू यूज मेडिसिन आ गई हैं। पहले एक एक ड्रग को लेके उसको ट्राइचुरेट करके या उसका सिरप बना के इमल्सन बना के दिया जाता था। अभी आपके पास हर ड्रग की अलग अलग डोजेस फॉर्म आपके पास अवेलेबल हैं, रेडी टू यूज़। आया कोई भी पेशेंट तो आपको उसको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से रीड करना है, रीड करके उसको जो प्रॉपर मेडिसिन लिखी हुई है, जो प्रॉपर डोजेस फॉर्म लिखी हुई है, उसी डोजेस फॉर्म में उस मेडिसिन को डिलीवर कर देना है। और आजकल प्रिस्क्राइबिंग के लिए जो मॉडर्न टेक्निक यूज़ की जाती है, ई प्रिस्क्राइबिंग भी बहुत आजकल चल रही है। ई प्रिस्क्राइबिंग में आप घर बैठे आजकल इंटरनेट के थ्रू डॉक्टरों से कंसल्ट कर ले रहे हैं, उनको कंडीशन बता दे रहे हैं और आपको वो प्रिस्क्रिप्शन दे दे रहे हैं। तो ये आपका मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग था। तो ये आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन था। और वीडियो को कंटिन्यू आप लोग देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।